हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन और बॉइलिंग को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग ने इवेपोरेशन को देख लिया था और उसके जो फैक्टर्स थे, जो फैक्टर अफेक्ट करते थे इवेपोरेशन को, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए आइए, दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है, बहुत ही हल्का फुल्का डिफरेंस है लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको समझते हैं। आइए, पहला बात क्या कह रहा है। पहली बात तो डेफिनेशन से ही स्टार्ट होती है, लिखा हुआ है साफ साफ कि बॉइलिंग कैसी प्रोसेस है। बॉइलिंग अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस। यानी बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में भी आपको लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाने को देखने को मिलता है। क्या लिखा हुआ है, चेंज इट्स स्टेट्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। बॉयल में हम लोग क्या करते हैं, एक तरीके का चेंज होता है। कैसा चेंज होता है, जहां पर लिक्विड सब्सटेंस को किस में बदल दिया जाता है, गैसेस में बदल दिया जाता है। और यहां पर बच्चों हम लोग एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एक एक्सटर्नल हीट देते हैं, यानी बाहर से हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, ठीक ना। तब वो जो लिक्विड होगा वो क्या किस में कन्वर्ट होता होगा, वेपर में कन्वर्ट होता होगा, ठीक ना। तो साफ साफ लिखा है, अ प्रोसेस in which a substance change its states from the liquid state to the gaseous। कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से अपने गैसियस स्टेट में चला जाए तो उस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। इवेपोरेशन में भी क्या होता है, अ प्रोसेस इन विच द वाटर चेंज इनटू वेपर, वाटर या लिक्विड विदाउट बॉइलिंग। अब यहाँ पे हम भैया बॉयल नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, बॉयल नहीं करते। यहाँ पे हम लोग कोई एक्सटर्नल हीट नहीं प्रोवाइड करते हैं बच्चों। यहाँ पे जो सराउंडिंग की हीट रहती है, आसपास की हीट जो रहती है, उसी के ही मदद से यहाँ पर ये वाली प्रोसेस होती है, यानी इवेपोरेशन प्रोसेस होती है। बॉइलिंग में हम एक्सटर्नल हीट देते हैं स्टेट चेंज करने के लिए। यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं दी जाती। यहाँ पे सराउंडिंग की जो हीट होती है, जैसे इस कमरे का जो रूम टेम्परेचर होगा उसकी जो हीट होगी, उसी का इस्तेमाल करके कोई लिक्विड या कोई वाटर अपने वेपर स्टेट में चला जाता है, ठीक ना। अभी आगे भी इस पॉइंट को क्लैरिफाई किया जाएगा, ठीक ना। क्या लिखा है, दिस प्रोसेस इज क्विक, यानी जो बॉइलिंग की प्रोसेस होती है वो काफ़ी क्विक होती है, काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि आपको पता है आप डायरेक्ट उस लिक्विड को किसके एक्सपोजर में रखे हो, हीट के एक्सपोजर में रखे हुए लगातार उसको हीट देते जा रहे हो। इस वजह से ये प्रोसेस कैसी होती है, क्विक होती है, तेज़ी के साथ होती है। जबकि यहाँ पर इवेपोरेशन की जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि आप कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं करा रहे हो बच्चों, वो सराउंडिंग की हीट से ही कन्वर्ट होगा। तो सराउंडिंग की हीट धीरे धीरे मैक्सिमम टेम्परेचर पर अपने पहुंचेगी, जो कि रूम टेम्परेचर होगा। अगर मान लीजिए आपने छत पे रख दिया है तो जो एक्सटर्नल टेम्परेचर होगा, मान लीजिए अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी तो 44 डिग्री ही पहुंचेगा मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर मान लीजिए पहुंचता है तो 44 डिग्री जो उसके सराउंडिंग की हीट होगी वही उस लिक्विड को मिलेगी, और उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो लिक्विड में चेंज होगा, वेपर में चेंज होगा वो लिक्विड। तो यहाँ पर क्या होता है, सराउंडिंग की हीट से ये प्रोसेस होती है और ये काफ़ी स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक ना। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, काफ़ी धीरे धीरे ये परफॉर्म होगी, अपनी सराउंडिंग की हीट ले लेकर के धीरे धीरे इवेपोरेशन होगा। जबकि बॉइलिंग में क्या होगा, आप तुरंत हीट दे रहे हो तो उसके पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल उसको एब्जॉर्ब करेंगे और तुरंत उस तरीके का रिफ्लेक्शन यानी उस तरीके का बिहेवियर दिखाएंगे और बॉयल हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए तीसरा कह रहा है बबल्स आर फॉर्म, एंड इसमें लिखा है नो बबल्स आर फॉर्म। तो बबल सीधी सी बात है, जब आप पानी को गर्म करते होगे तो जिस आप कंटेनर में पानी को गर्म कर रहे हो, देखते हो गर्म करते वक्त बबल्स क्रिएट होते हैं, ठीक ना। पहले बबल्स क्रिएट होते हैं, थोड़े थोड़े बबल्स आते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं समझिएगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना, उनकी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल हीट एनर्जी को जैसे ही एब्जॉर्ब करें तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो बबल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, हमें दिखाई पड़ते हैं उसके पार्टिकल, उसमें बबल्स क्रिएट होने लगती है और फिर वो बॉयल करने लगता है और वेपर में चेंज होने लगता है। जबकि यहाँ पे आपको कोई बबल्स नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, एक्सटर्नल हीट है। जो एक्सटर्नल हीट इस यहाँ पर कोई दी नहीं जा रही, यहाँ पे जो सराउंडिंग की हीट है उसी के से काम चलाया जा रहा है। तो सराउंडिंग की हीट इतनी ज़्यादा होगी नहीं जितनी बॉइलिंग
बॉइलिंग में होगी तो बॉइलिंग में 100 डिग्री पहुंच जाता है। यहाँ पे रूम टेम्परेचर के आसपास ही पहुंचेगा 25 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने बहुत छत पे रख दिया तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जब सन का उस पर पड़ेगा तो मैक्सिमम 44 डिग्री या 46 डिग्री, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर होगा जिस जिस जगह आप रहते हो, इससे ज़्यादा तो होने वाला नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर कह रहा है इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, इट अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, और क्या लिखा है, इट टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी अगर जब आप बॉइलिंग करते हो ना बच्चों, तो बॉइलिंग करने में आप हीट दे रहे हो, किसी सोर्स पर रखा है आपने, गैस पर रखा हुआ है, तो गैस पर क्या होता है, लगातार आप हीट देते चले जा रहे हो। किसी बर्नर पर रखा है, बर्नर से हीट लगातार मिल जा रही है उस कंटेनर को, तो लगातार यहाँ हीट आप देते चले जा रहे हो। लगातार हीट देने से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स उस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है थ्रू आउट हमें पूरे कह सकते हो पूरे कॉम्पोजिशन में दिखाई पड़ती है, यानी पूरे लिक्विड में हमको ये दिखने को मिलता है कि पूरा लिक्विड ही बॉयल हो रहा है, ठीक ना, क्योंकि सारे पार्टिकल्स उसके क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जबकि आपका यहाँ पर इवेपोरेशन के केस में ऐसा नहीं होता है। देखो आपने छत पे रखा, मान लीजिए, तो छत का टेम्परेचर दोपहर के समय 44 डिग्री यानी 44 डिग्री के आसपास हुआ, 46 हो गया दोपहर में 1-2 बजे तक, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। तो टेम्परेचर एक जैसा लगातार नहीं रहता है, वो हर घंटे हर मिनट अपना अपना कुछ ना कुछ शिफ्ट होता रहता है, बदलता रहता है। तो जब बदलने से क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर को आपने इसमें लिक्विड भर दिया, पानी भर दिया और छोड़ दिया, तो जो कंटेनर की सरफेस पर जो लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे वो सबसे पहले इवेपोरेट होंगे, ठीक ना, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए वो सरफेस के पार्टिकल बन जाते हैं और वो उड़े नहीं, उनकी जगह फिर दूसरा ले लेगा। ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि सरफेस फिनोमेना होता है इवेपोरेशन। इसी वजह से यहाँ पर क्या कह रहा है, इट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस टू द लिक्विड। जो एक्सपोज्ड होगी ज़्यादा, यानी जिनके ऐसे लिक्विड के सरफेस या लिक्विड के सरफेस, वो सरफेस के पार्टिकल ही एक्सपोजर में रहेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर आते हल्का से कोलाइड भी होते हैं, टकराते भी रहते हैं, और हीट भी मिल जाती है, हीट को भी एब्जॉर्ब किया, वो निकल लिए वहाँ से, उड़ गए, इवेपोरेट हो गए। ठीक, अगली बात कह रहा है इट अकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। अभी मैंने यही बात शुरू से लेकर अंतिम तक यही बात चलती चली आ रही, क्या बच्चों, कि यहाँ पर हमको 100 डिग्री करना पड़ेगा अगर वाटर को हम बॉईल कर रहे हैं कन्वर्ट करने के लिए। एक सर्टेन टेम्परेचर की आवश्यकता, वही कह रहा है, डेफिनेट टेम्परेचर या सर्टेन टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा बॉईल करने के लिए। लेकिन इवेपोरेशन के लिए आप कोई भी टेम्परेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। छत पे आपने रखा है कोई कंटेनर में वाटर, तो वो क्या होगा, छत का टेम्परेचर एक ही जैसा रहेगा क्या, नहीं, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे दिन ढलता चला जाएगा आपका क्या होगा, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। तो इवेपोरेशन तो हर टेम्परेचर पर होगा, ठीक ना, कहीं पर स्लो होगा तो कहीं पर तेज होगा, बस ये डिपेंड करेगा, लेकिन हर टेम्परेचर पर होता रहेगा। लेकिन इसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर की आवश्यकता है, डेफिनेट टेम्परेचर की आवश्यकता है, उसी पर ही ये क्या होगा, बॉयल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक ना, क्लियर है। चलिए अगला क्या कह रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड। यहाँ पर हमें सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, हमको एक्सटर्नल हीट देनी पड़ेगी, ठीक ना, सोर्स ऑफ एनर्जी की आवश्यकता, आग जलाओ, कुछ करो, देना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होने वाला। लेकिन जबकि इस केस में क्या है, एनर्जी सप्लाइड बाय इट्स सराउंडिंग, तो वो अपनी एनर्जी को अपने सराउंडिंग से ही ले लेगा, अपने वातावरण से ही ले लेगा, अगल बगल के वातावरण से। जबकि यहाँ पर केस क्या है, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, ये सराउंडिंग से ले लेगा। समझो बात को, तो ये होता है डिफरेंस। बच्चों ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। चलिए बच्चों, डिफरेंस को पढ़ने के बाद हम लोग कुछ इवेपोरेशन के एग्जाम्पल देखते हैं डेली बेसिस के, कि कैसे इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट होती है। तो हमारी हेडिंग क्या है, सम एग्जाम्पल्स ऑफ कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन फ्रॉम डेली लाइफ, ठीक ना। डेली लाइफ से कुछ इवेपोरेशन के प्रोसेस देखेंगे जिससे हमें कूलिंग फील होती है, यानी ठंडा महसूस होता है। चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने है, वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ इन समर। आपने देखा होगा कि गर्मी के समय में कुछ लोग अपने घरों के बाहर, ठीक ना, पानी का छिड़काव करते हैं, और ये भी देखा होगा कि छतों पर भी पानी डालते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है, छत काफ़ी गर्म हो जाती है, तो उसको ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसा क्या प्रोसेस होता है, हम ये तो जानते हैं कि ठंडा करने के लिए किया जा रहा है,
लेकिन ऐसा क्या होता है, वो क्या फिनोमेना है, इवेपोरेशन टेक्निक वहाँ पर यूज़ हो रही है, वो कैसी टेक्निक है, उस टेक्निक में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इसको हमें जानना है यहाँ पर। ठीक, चलिए तो सबसे पहले क्या होता है समझिएगा बात, जब आप पानी छिड़कते हो छतों पर, ठीक ना, जब आपने गर्म सरफेस पर पानी छिड़का तो होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है और आपने गरम गरम छतों पर क्या डाला है, पानी डाला है, ठीक ना, तो उससे क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है। कैसे इवेपोरेट होता है समझिएगा आप ध्यान से। जैसे आपने पानी डाला तो पानी किस पर पड़ा, गर्म सरफेस पर पड़ा। गर्म सरफेस पर पड़ने से जो वाटर के पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, काफ़ी तेज़ हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से और अगल बगल का जो सराउंडिंग है वो भी हीट उसको मिल रही है, तो वो क्या होते हैं, वहाँ से उस सरफेस को छोड़ करके निकल लेते हैं, ठीक ना भाई। सरफेस फिनोमेना, पानी जैसे ही छिड़का तो जो पानी सरफेस पर मौजूद होगा, पहले मैंने बताया कि भाई पानी आप कहीं पर भी रखते हो तो सरफेस के पानी होंगे, फिर उसके नीचे के पार्टिकल होंगे। ऐसा नहीं कि पानी वो फ्लोर पे पड़ा है तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे, तो कुछ वहाँ पर सरफेस के पार्टिकल होंगे, कुछ उसके नीचे पार्टिकल होंगे। जो सरफेस के पार्टिकल जो पहुँचे हैं सरफेस पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो आपने जैसे ही गर्म छत पर पानी डाला तो सरफेस के जो पार्टिकल्स थे उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक ना, और वो अगल बगल से भी हीट को कलेक्ट कर चुके हैं, जो इन्वायरमेंट है सराउंडिंग का, और वहाँ से इवेपोरेट यानी उड़ चुके हैं, उड़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो वहाँ की जो सराउंडिंग हीट थी यानी छत की जो गर्मी थी, उस हीट को एब्जॉर्ब किए और उड़ गए। भाई फिर क्या प्रोसेस हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो चले गए, तो हीट को एब्जॉर्ब किया और उड़ गए, यानी हीट को लेकर के चले गए। तो अब जब हीट को लेकर के कोई चला गया तो सरफेस कैसी हो जाएगी, ठंडी तो हो जाएगी ना। तो यही चीज़ है, यही फिनोमेना वर्क करता है। आपने देखा होगा ये चीज़ भी कि जब आप डोसा बनते हुए देखते होगे या डोसा लेने कभी जाते होगे तो डोसा बनाने के बाद जो डोसे वाले रहते हैं उस पर एक पानी का छिटकारा मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि जो तवा है वो क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। वहाँ पर भी इवेपोरेशन टेक्निक हो रही, क्योंकि तवा गर्म है, पानी जैसे ही डाला तवे पर तो तवे की गर्मी कौन लेके उड़ गया, पानी। क्यों, जैसे ही पानी आपने डाला पानी वहाँ पड़े, पानी की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गई, हीट को एब्जॉर्ब करे और उड़ गए, इवेपोरेट हो गए, और वो तवा का सरफेस क्या हो गया, ठंडा हो गया। तो सेम फिनोमेना यहाँ छत वाले पर भी यही चीज़ वर्क करती है। देखिए पढ़ लेते क्या लिखा है, द वाटर इवेपोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द रूफ। वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, हीट को एब्जॉर्ब करके काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल चले जाएंगे, ठीक। एंड इट्स सराउंडिंग, अगल बगल से, बाय लूजिंग हीट, सरफेस ने क्या किया या रूफ ने क्या किया, लूज कर दिया। किसको लूज कर दिया, हीट को। द रूफ बिकम्स कूल एंड पीपल फील कंफर्टेबल, ठीक ना। तो ये बाय लूजिंग हीट, जो हमारा सरफेस होगी, जो हमारी छत होगी, जो हमारा ग्राउंड होगा जहाँ पर आप पानी छिड़क रहे हो, वो हीट को क्या कर देगा, छोड़ चुका है। क्यों छोड़ चुका, क्योंकि पानी ने उस हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और इवेपोरेट हो गया है, और जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, पोरिंग ऑफ एसीटोन, जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं या थिनर भी जनरल भाषा में कहते हैं हम लोग, ऑन पाम, या पेट्रोल को के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बच्चों क्या होता है, आप एसीटोन या थिनर को अपने पाम पर डालेंगे, ठीक ना, पाम पर डाल दिया, सैनिटाइज़र घर पे होगा तो उसको चेक करोगे या एसीटोन डाल करके चेक करोगे, कुछ देर बाद हमें बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता है, ठीक ना। क्यों ठंडा ठंडा महसूस होता है, उसके पीछे भी रीज़न यही होता है कि जैसे ही आपने इन सब्सटेंस को डाला तो ये सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है वेपर में कन्वर्ट होने की, क्योंकि ये वॉलेटाइल सब्सटेंस होते हैं। वॉलेटाइल मतलब वाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ किसे कहा जाता है, जो तुरंत इवेपोरेट हो सकते हैं या इवेपोरेशन जो बिहेवियर दिखाते हैं उन्हीं को हम लोग वॉलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं, जो इवेपोरेट हो सके, वेपर में कन्वर्ट हो सके। तो ठीक जैसे आपने एसीटोन पाम पर डाला, तो जैसे ही एसीटोन किस पर पड़ा, पाम पर पड़ा, तो एसीटोन ने आपके पाम के सराउंडिंग की हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया और उड़ गया। और जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ा तो हीट तो ले गया, तो बचेगा क्या, ठंडा ही ठंडा तो लगेगा ना बच्चों। तो ये क्या करता है, ये आपके पाम के अगल बगल की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पाम आपकी हीट लूज कर देती है, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील होता है, ठीक ना। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि इफ़ वी पोर सम एसीटोन on our palm we feel cool, the reason being that the energy needed for evaporation is taken
फ्रॉम द पाम बाय लूजिंग हीट पाम फील कूल्स। सीधी सी बात है, जो अभी बताई है मैंने वही बात है। क्या होगा, इफ वी पोर सम एसीटोन ओवर पाम वी फील, यू नहीं होगा, वी फील कूल, द रीजन बीइंग दैट द एनर्जी नीडेड फॉर इवेपोरेशन, उस एसीटोन को जो एनर्जी चाहिए इवेपोरेट होने की वो आपके पाम से मिल गई, ठीक ना, टेकन फ्रॉम द पाम बाय लूजिंग हीट, कौन, पाम फील्स कूल। क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद जो फिनोमिना है वो भी यही तरह है। क्या है, पर्सपायरेशन कीप्स आवर बॉडी कूल। पर्सपायरेशन मीन्स होता है स्वेटिंग या पसीना आना, तो पसीने का भी आना भी यही होता है। तो जब गर्मी में, जब समर के दिनों में या गर्मी के दिनों में हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, या हम जब कोई एक्सरसाइज करते हैं तब हमें पसीने निकलते हैं, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होता है। जब आपकी बॉडी पसीने से भीगी हुई है, पसीने से लथपथ है, तब क्या होता है, उसी समय पे वो क्या करती है, आपकी बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करती है और इवेपोरेट हो जाती है। बॉडी से हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, कुछ देर बाद सराउंडिंग से भी जो अगल बगल की हीट थी उसको उसको भी एब्जॉर्ब किया, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ गई स्वेट के पार्टिकल्स की, और वो एब्जॉर्ब करके निकल लिए, और जब निकले तो सरफेस को कैसा फील होगा, कूल फील होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी बताया जा रहा है। ऑन अ हॉट समर डे और आफ्टर डूइंग हैवी एक्सरसाइज द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी टेंड्स टू राइज, हमारा बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर आवर बॉडी गिव्स आउट स्वेट, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, उसको कम करने के लिए हमें क्या निकलते हैं, पसीने निकलते हैं, ठीक ना। एंड व्हेन द स्वेट इवेपोरेट्स इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी, तो जब स्वेट इवेपोरेट होगा क्या होगी टेक्निक, हमारी जो हीट है बॉडी की उसको एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करते ही हमारी बॉडी हीट उस बाय लूजिंग हीट हमारी बॉडी उस हीट को लूज कर देगी, आवर बॉडी फील्स कूल। सेम प्रोसीजर, सेम बातें वहीं पर, लेकिन डेली लाइफ के जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं वो अलग अलग हो गए, ठीक ना। देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 और बचे हैं, उसको मैं अभी आपको बोल के बता देता हूँ, ठीक ना, पढ़ के बता देता हूँ, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो बच्चों आता है वो आता है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम गर्मी के दिनों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो बच्चों जो कॉटन की प्रॉपर्टी होती है वो क्या करता है, आपके पसीने को सोखने का काम करता है। आप समझिएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कॉटन क्लोथ्स है, हम पहने हैं, तो पसीना निकला, तो पसीने से क्या होता है बच्चों, जैसे ही पसीने ने ऐसे समझिएगा, जैसे ही ये मान लीजिए क्लॉथ है, हाँ इसको ऐसे समझाते चलिए, गंदा है थोड़ा सा क्योंकि हम लोग इसे डस्ट पोंछते हैं। तो ये देखिए, ये जो कॉटन क्लॉथ है, तो इसने क्या किया, जब आपने इसको वियर किया, इससे कॉटन से बने हुए कपड़ों को वियर किया, इसको नहीं वियर किया मतलब, ठीक ना। तो जब आप इसको वियर करोगे कॉटन से बने हुए कपड़ों को, तो कॉटन क्या होता है, पसीने को एब्जॉर्ब करता है। जब पसीने को एब्जॉर्ब करता है तो जैसे ही एब्जॉर्ब किया तो पसीने का सरफेस एरिया, यानी जो एब्जॉर्बिंग मटीरियल उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पहनोगे तो यहाँ पर अगर स्वेटिंग हो रही है तो इसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया, ठीक ना, क्योंकि एब्जॉर्ब किया भाई उतना एरिया, जैसे इतना एरिया है, इतने एरिया में एब्जॉर्ब किया, अब धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा तो आप जानते हो कि जितना सरफेस एरिया बढ़ता है उतना इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है। तो सरफेस एरिया बढ़ा, फिर उसकी वजह से हीट जो हमारी बॉडी में थी उसको एब्जॉर्ब किया, उसके पार्टिकल ने या सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब किया और वो इवेपोरेट हो गया। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। तो रीज़न क्या है, ड्यूरिंग समर वी प्रेफर टू वियर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्फ कूल। द रीज़न बीइंग दैट ड्यूरिंग समर वी स्वेट a lot. Cotton is a good absorber of water. Therefore it absorbs sweat from the body and exposes it to the air. ठीक, क्या कह रहा है, बॉडी एब्जॉर्ब किया और एक्सपोजर में ज़्यादा ले आया। जितना एरिया आपका स्वेटिंग हुआ उतना एक्सपोजर कहाँ हो गया, एयर से हो गया, बाहरी सराउंडिंग से हो गया, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक ना। सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब किया, इवेपोरेट हो गया, आपकी बॉडी की कुछ हीट को थी उसको भी एब्जॉर्ब किया, इवेपोरेट हो गया। तो यही चीज़ कह रहा है कि इट एब्जॉर्ब्स स्वेट फ्रॉम द बॉडी एंड एक्सपोज इट टू द एयर ड्यू टू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। स्वेट इवेपोरेट्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द बॉडी एंड द कॉटन क्लोथ्स
एज वी रिजल्ट आवर बॉडी फील्स कूल एंड कंफर्टेबल। वही चीज़ जो अभी मैंने बताई थी, इन सब के लिए वही फिनोमेना यहाँ पर भी वर्क कर रहा है, ठीक ना। इसके बाद बच्चों एक लास्ट एग्जाम्पल होता है कि वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। अब समझिए इसको भी, हमने ग्लास में बच्चों एक ठंडा यानी आइस कोल्ड वाटर को रखा, एकदम फ्रीजर से निकाल करके इसमें पानी भर दिया, ठीक ना। और आप कुछ थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करते होंगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स वो इस ग्लास के आउटर सरफेस पर आ जाते हैं। तो आप सोचते होंगे ये वाटर ड्रॉपलेट्स आए कहाँ से? ग्लास में तो हमारी कोई ऐसा छेद नहीं है कि ये सब बाहर निकल जाए, तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से? तो एग्जैक्टली ये वाटर वेपर जो होती है वो हमारे एटमॉस्फियर में प्रेजेंट होती है, हमारे सराउंडिंग की वाटर वेपर होती है। क्या होती है? हमारे अगल बगल हमारे सराउंडिंग की वाटर वेपर ही होती है। तो हमारे सराउंडिंग की वाटर वेपर को वो ठंडी हो जाती है। मतलब समझिएगा, आपने जैसे ही ठंडा ग्लास का पानी रखा तो वहाँ के अगल बगल, इसकी अगल बगल यानी इसके आसपास के सराउंडिंग की जो भी वाटर वेपर थी, ठीक ना, वो क्या हो गई? वो कंडेंस हो गई। और जब वेपर कंडेंस हो जाती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठंडी होकर के वो वाटर की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहाँ पर मौजूद हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है। और वो किसकी कह सकते हो कि धीरे धीरे आप देखते हो कि आपका पानी भी क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। क्यों गर्म होने लगता है? क्योंकि वो जितने भी हीट के वहाँ पे जो वाटर वेपर थे वो उस सराउंडिंग के ठंडक यानी हीट जो गर्म था, मतलब जो हॉट एयर थी, यानी हॉट एयर तो नहीं कह सकते, जो हमारे एटमॉस्फेयर का वाटर वेपर था वो वहाँ पर कंडेंस हो गया। उस ठंडक को उसने क्या किया? एब्जॉर्ब किया और अपनी हीट को वहाँ पर जो रिलीज कर दिया। इस वजह से पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है और वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ पर कलेक्ट होने लगती। तो इसको पढ़ दें। तो क्या? टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ ग्लास टम्बलर, सून यू विल नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर. This is due to the reason that water vapors present in air on coming in contact with the cold surface of the glass lose energy, अपनी एनर्जी को लूज करती है and get considered or convert into liquid state which we see as water droplets. अपनी हीट को वो छोड़ देती हैं और कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इस वजह से आपका पानी भी क्या हो जाता है? ठंडा, मतलब गर्म हो जाता है, ठंडा कह रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो ये हो गया। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो दो नहीं लिखे हैं। पहला था वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। वीडियो को पीछे करके उसको सुन लीजिएगा, मैंने पूरा बोला है। और इसी तरीके से वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास टम्बलर कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। इसका भी आंसर मैंने बोला है, पीछे करके देख लीजिएगा। तो ये थे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ के जो कि इवेपोरेशन से रिलेटेड थे बच्चों, ठीक ना। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।